जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार दौड़ का होमवर्क सीरीज का जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स, वो टेस्ट नंबर हम लोग 17 और 18 कवर करेंगे फ्रेंड्स। और लास्ट में आपको जो बिहार दौड़ का जो टेस्ट 2 था उसको मैं अपलोड कर दूंगा, उसे आप जरूर देखिएगा वीडियो के अंत में और टेस्ट को जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। रिवीजन के तौर पर रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको पता है कि बिहार पुलिस का एग्जाम आ चुका है नोटिफिकेशन, तो आपको पता है कि एग्जाम जल्दी होने वाला है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, पीसेस मेरे चैनल से जुड़िए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और स्टार्ट करते और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के दौरान इजराइल एयर स्पेस द्वारा विकसित किए गए ड्रोन में शामिल किया गया था किस ड्रोन को? तो याद रखिएगा, हाइरोप ड्रोन। हाइरोप ड्रोन को शामिल किया गया था ऑपरेशन सिंदूर। ये इजराइल एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंद्रजाल ड्रोन की, तो याद रखिएगा कि लद्दाख में निगरानी के लिए इंद्रजाल ड्रोन को लगाया गया था। अगर हम बात करते हैं सीडिंग ड्रोन की, तो देखिए अरावली पर्वत में वनों को रोपण के लिए किसका? तो सीडिंग ड्रोन का उपयोग किया गया। अगर हम बात करते हैं सक्षम ड्रोन की, तो ध्यान रखिएगा कि सैनिटाइज ड्रोन की मतलब कि ये जो है ना, इसको निगरानी के लिए इसको किया जाएगा किसको? तो सक्षम ड्रोन को, ठीक है ना। तो सैनिटाइज ड्रोन के रूप में कहाँ पे? तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे किया गया था। सक्षम ड्रोन को सैनिटाइज ड्रोन के रूप में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे इसका उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि हाल ही में किसी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, किसे तैयार किया? सरिता महेश्वरी को। सरिता महेश्वरी को एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। अगर हम बात करें संजय मल्होत्रा की, तो आरबीआई के वर्तमान में 26वें नंबर के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। अगर हम बात करते हैं क्या कि आद्र उजाले, याद रखिए, एक नाम याद रखिए, आद्र उजाले। अगर हम आद्र उजाले की बात करें तो यूनेस्को के महासचिव किसे बनाया गया? तो आद्र उजाले को बनाया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला 3 नंबर की अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रीज कॉरिडोर के तहत प्रस्तावित ग्रीनफील्ड योजना का पर्यावरण मंजूरी कहाँ प्रदान हुआ? तो याद रखिएगा, ये प्रदान हुआ है गया में हुआ, ठीक है। करतारपुर कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान से संबंधित है, जो अभी हाल ही में उसको बंद कर दिया गया। 4 नंबर की हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार पवन और सौर ऊर्जा के में बिजली पैदा करने में तीसरा देश कौन है? भारत। पहला देश कौन है? चीन। दूसरा देश कौन है? अमेरिका। चौथा देश कौन है? तो जर्मनी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि पवन और सौर ऊर्जा में बिजली पैदा करने वाले तीसरा देश भारत बना है। पहला देश चीन है, दूसरा देश अमेरिका और चौथा देश कौन है? तो जर्मनी। 5 नंबर की भारत की अमूर्त विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत बौद्ध केंद्र की स्थापना कहाँ करेगा? तो देखिए भारत बौद्ध केंद्र की स्थापना जो किया जाएगा वो दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन कहाँ? मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में किए थे। और एशिया का सबसे बड़ा एयर शो बेंगलुरु में हुआ था, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर की हाल ही में देश का पहला अंतर्राज्यीय चीता गलियारा किस राज्य में बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में अंतर्राज्यीय चीता गलियारा बनाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चीता परियोजना की बात करें तो भारत और नामीबिया के बीच में हुआ था चीता परियोजना, भारत और नामीबिया के। और सबसे पहले चीता को कुन्हो नेशनल पार्क में लाके रखा गया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला 7 नंबर की राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो किया जाएगा नई दिल्ली में, यानी कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कोचिन से, आपको याद आ रहा होगा फ्रेंड्स कि भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट कोचिन एयरपोर्ट को बनाया गया, ठीक है। अगर हम गांधीनगर की बात करें तो याद क्या बिम्स्टेक का जो युवा समिट जो हुआ है कहाँ हुआ था? गांधीनगर गुजरात में हुआ है। अगर हम बेंगलुरु से बात करें तो बेंगलुरु को ना हम लोग सिलिकॉन सिटी कहते हैं के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला 8 नंबर की प्रधानमंत्री सुरक्षा खाद्य उद्योग उन्नत योजना में देश में पहला स्थान किसका रहा है? तो ध्यान रखिए, पहला स्थान जो रहा है वो बिहार का, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नत योजना के तहत देश में पहला स्थान किसका है? तो अपना राज्य बिहार का है। दूसरा कौन है? तो दूसरा यूपी का है, सेकंड। अगला आपका 9 नंबर की जून 2025 में पिंक बस कहां से कहां तक चलाई जाएगी? तो याद रखिए, गांधी मैदान से दानापुर के बीच में पहला पिंक बस चलाई जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देवलाली से दानापुर। आपको पता है कि पहला जो किसान जो रेल चला था वो देवलाली से दानापुर ही चला था, ये ध्यान रखिएगा। अगला 3 नंबर की हाल ही में पर्यटन भुगतान प्रणाली द्वारा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो नेपाल। नेपाल नहीं हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। भूटान की पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो भूटान बना। भूटान याद रखिएगा, भीम, भ से भूटान हो जाएगा, भ से भीम। ये याद रखिएगा कि भीम ऐप सबसे पहले शुरुआत किसने किया है? तो भूटान ने, भारत का भीम ऐप, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं नेपाल ने, तो भारत में रुपए कार्ड का वहां पे संचालन आपको नेपाल कार्ड में देखने को मिलता है, सबसे पहले वहीं पे हुआ है, नेपाल में, ठीक है। म्यांमार से याद रखिए ऑपरेशन ब्रह्मा का चलाया गया है। म्यांमार से ऑपरेशन शिवा याद आ रहा होगा, ऑपरेशन शिवा जो आपको अमरनाथ की यात्रा होगा ना, उसमें ऑपरेशन शिवा को चलाया जाएगा ताकि यात्रियों को सुरक्षा प्रदान हो सके, इसीलिए। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कुल पदकों में शीर्ष दूसरे स्थान पे कौन रहा है? देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम में ना दुइयों को जीतता है महाराष्ट्र और हरियाणा, और जो आपका इसमें जो होता है ना महाराष्ट्र हरियाणा ही जीता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा दूसरे स्थान पे है, महाराष्ट्र क्या है? पहले स्थान पे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या खेलो इंडिया यूथ गेम में, इसमें बिहार का स्थान क्या होगा? तो बिहार का स्थान क्या है? 15वां है, ठीक है। अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो इसका आयोजन बिहार में किया गया। अब क्वेश्चन आएगा कि खेलो इंडिया शीतकालीन गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जम्मू एंड कश्मीर में। खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दीव में, बीच, ठीक है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो लखनऊ में, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। और याद रखिए 38वां राष्ट्रीय गेम हुआ था कहाँ पे, तो उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है ना, जिसमें सेना की सर्विसेज टीम टॉप पे रहा था। और 39वां जो राष्ट्रीय गेम होगा कहाँ होगा, तो मेघालय में होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। 12 नंबर के ब्रिक्स 2025 में के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई तथा इसमें भारत के प्रतिनिधि किसने किया। देखिए ऊर्जा, अगर हम बात करते हैं क्या ब्रिक्स 2025 में ऊर्जा मंत्रियों की बैठक ना, ये ब्राजील में मनोहर लाल खट्टर ने इसका ब्राजील में किया गया था। मनोहर लाल खट्टर ने किया था। ब्राजील के किस शहर था, ब्राजील के रोम शहर, याद रखिए ब्राजील के सॉरी रियो शहर में, रियो डी जेनेरो, रियो शहर में क्या हुआ था कि ब्राजील के रियो शहर में ब्रिक्स 2025 के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आएगा कि ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो याद रखिएगा 2024 का जो समिट हुआ था ना, कजान रूस में, कहाँ हुआ था, कजान रूस में हुआ था 24 का, 25 में ब्राजील में हुआ, ब्राजील के रियो शहर में। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की यूएन द्वारा 2025 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर अनुमान को घटाकर कितना कर दिया गया, तो 6.3% कहा गया है कि यूएन के द्वारा कि जो आर्थिक वृद्धि दर है वो उसको घटाकर 6.3% कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं बजट 2025 के अनुसार वर्तमान में, याद रखिएगा कि बजट 2025 के अनुसार कहा गया कि वर्तमान राज्य कोषीय घाटा कितना है, तो 6.3% से लेकर 6.8%, लेकिन पूछिए कि वर्तमान में कितना, तो वर्तमान में 6.5% है राजकोषीय घाटा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि आरबीआई के द्वारा वर्तमान में एक वित्त वर्ष 2025 में मौद्रिक दर जारी किया, मौद्रिक दर कितना, तो 4.5% है, ये ध्यान रखिएगा। आरबीआई के द्वारा वित्त वर्ष 2025 में मौद्रिक दर कितना जारी किया गया, तो 4.5% जारी किया गया। 14 नंबर की वित्त वर्ष 2024 और 25 में जीएसटी संग्रह पर टॉप राज्य कौन है, तो आपको पता है कि महाराष्ट्र है टॉप राज्य पे। महाराष्ट्र कौन है, तो टॉप पे। जीएसटी कर आपका एक पता है कि एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष कर है। अगर हम बात करते हैं कि आय कर, निगम कर, मनोरंजन कर, संपदा कर, संपत्ति कर, ये क्या है आपका एक तरह से प्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है, तो प्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन को कब तक बढ़ाया गया, तो 2029-30 तक क्या किया गया है कि बिहार कैबिनेट द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन को बढ़ाया गया है। अगर हम बात करते हैं नेट जीरो का लक्ष्य भारत के द्वारा कब तक रखा गया, तो सरकार के द्वारा 2070 तक रखा गया, ठीक है ना। भारत ऊर्जा संसाधन में मुक्त कब होगा, तो 2047 तक होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य 2030 तक रखा गया। टीबी मुक्ति का लक्ष्य 2025 तक रखा गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वित्तीय भारत का लक्ष्य रखा गया 2047 तक, वित्तीय भारत का लक्ष्य 2047 तक रखा गया, सॉरी मतलब विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का। रेलवे कार्बन का मुक्त का लक्ष्य रखा गया 2030 तक, रेलवे कार्बन मुक्त का लक्ष्य रखा गया 2030 तक, ये ध्यान रखिएगा। 16 नंबर की, हाल ही में अब तक का सबसे बड़ा गोल्डन संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि सबसे बड़ा गोल्डन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो शुरू किया गया ना, चीन और कंबोडिया के द्वारा शुरू किया गया, चीन, ठीक है ना। भारत और सॉरी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में अब तक का सबसे बड़ा गोल्डन संयुक्त सैन्य अभ्यास वहाँ, ठीक है, चीन और कंबोडिया में। देखिए नेपाल और भारत के बीच में ना एक सूर्य किरण अभ्यास होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भारत और किर्गिस्तान के बीच में ना एक खंजर अभ्यास होता है, खंजर होता है। और भारत और कजाकिस्तान के बीच में ना काजिंद होता है, कजाकिस्तान में काजिंद होता है और किर्गिस्तान में खंजर होता है, ध्यान रखिएगा अभ्यास। अगला 17 नंबर की, पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो मैं अभी आपको बताया था पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन द्वीप में किया जाएगा। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। और यहाँ पर पहला सॉरी मतलब कि जो खेलो इंडिया जो आपको शीतकालीन गेम्स है वो जम्मू कश्मीर में किया जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा द्वीप हो जाएगा। 18 नंबर की, हाल ही में खबरों में रहा थीटू द्वीप किस क्षेत्र में स्थित है। देखिए थीटू द्वीप जो है ना किस क्षेत्र में है, तो दक्षिण चीन सागर में स्थित है। याद रखिएगा कि दक्षिण चीन सागर में ताइवान का विवाद यही है, याद रखिए ताइवान का विवाद जो है ना, ताइवान का विवाद यही दक्षिण चीन सागर में है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर की, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया था। देखिए वाइब्रेंट विलेज जो शुरू किया गया गृह मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर की, किस संस्था को 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस संस्था को, तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को, याद रखिएगा 2025 में क्या हुआ था कि आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसे, तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है 1857 क्रांति, ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, कौन था, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है ना। इसको डंका शाह की उपाधि दिया गया था, डंका शाह की उपाधि दिया गया था मौलवी अहमदुल्ला शाह को, और ये अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। 22 नंबर की, निम्नलिखित में किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था, अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था, तो याद रखिएगा शहादत खान ने अंग्रेजों से मतलब कि संघर्ष किया था। चंद्रशेखर आजाद से याद रखिएगा HSRA में सक्रिय सदस्य कौन बने थे, चंद्रशेखर आजाद बने थे। इनकी मृत्यु इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई थी, जिसका अभी नाम बदल के चंद्रशेखर पार्क कर दिया गया, ध्यान रखिए अल्फ्रेड पार्क। क्वेश्चन आता है कि अल्फ्रेड पार्क का नाम क्या था, चंद्रशेखर पार्क, ये ध्यान रखिएगा। और HSRA कंपनी थी तो 1928 में HSRA, याद रखिएगा HSRA।
अगला आपका 23 नंबर की 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? देखिए दिल्ली से जो विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो बख्त खान ने, याद रखिए बख्त खान ने किया था। और याद रखिए बख्त खान क्या थे? तो एक सेनापति थे। क्या थे? सेनापति थे, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला 24 नंबर की अंग्रेजी सरकार 1857 क्रांति का दमन करने के सफल रही थी। अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए थे। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? तो याद रखिए तात्या टोपे को। तात्या टोपे को क्या होता ना कि अंग्रेजी सरकार जो 1857 क्रांति का दमन करने के सफल रही थी, तो अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए थे, लेकिन एक ऐसा नेता था जिसके जो नेता को बाद में फांसी दी गई, नाम क्या था? तात्या टोपे। तात्या टोपे कानपुर से विद्रोह किए थे। नाना साहब कानपुर से क्या किए थे? विद्रोह किए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो कुंवर सिंह बिहार से और बहादुर शाह जफर ये कहाँ? दिल्ली से किए थे। अगला क्वेश्चन है सूची को सूची 2 से मिलाइए। देखिएगा रामोसी विद्रोह हुआ था कब? तो 1822 में। गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 में और सावंतवाड़ी विद्रोह हुआ था 1844 में। राइट आंसर हो जाएगा ए, एक का ए, बी का दो और सी का 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। देखिए जो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 26 नंबर का 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कहा कि 1857 के संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति ही काफी है। और याद रखिए कार्ल मार्क्स की पुस्तक है जिसका नाम है दास कैपिटल्स। दास कैपिटल्स इस पुस्तक है, ये सामाजिक जीवन पर आधारित है, ये ध्यान रखिएगा दास कैपिटल पुस्तक। 27 नंबर के 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? देखिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो था ना, हिंदू मुस्लिम का एकता था। अगला 28 नंबर के 1857 के विद्रोह का किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला 29 नंबर की आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? भाग नहीं लिया था। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर ने भाग लिया था, भगत सिंह ने भाग नहीं लिए थे। अगला 30 नंबर की मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर किया गया था? कब तारीख को? तो याद रखिए 12 मई 1857 को क्या हुआ था कि मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। और याद रखिएगा 1862 में क्या होता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है, बहादुर शाह जफर को इनकी मृत्यु हो जाती है 1862 में। अगला 31 नंबर के 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकारों की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? किसने मदद नहीं की थी? क्वेश्चन आ रहा है। देखिए तो मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं की थी, ध्यान रखिएगा, लेकिन कश्मीर के शासकों ने, सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने और ग्वालियर के सिंधियों ने, इन सभी ने 1857 के विद्रोह के दौरान मदद की थी, लेकिन याद रखिए मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं की थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और याद रखिए ग्वालियर के सिंधिया ने ना लक्ष्मीबाई को मदद करने से इनकार कर दिया था। अगला 32 नंबर की निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 का विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? किसने? तो याद रखिए इनका नाम है जीनत महल ने। जीनत महल ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था, जीनत महल ने। और याद रखिएगा ये बहादुर शाह जफर की पत्नी थी, ये ध्यान रखिएगा। और मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से आंदोलन किए थे। अगला आपका 33 नंबर की किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम परिणित हो गया था? तो याद रखिए किसके? तो ये जो आपका है इसका देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर आई थिंक एसएनसेन हो जाएगा। ऑप्शन सी देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिएगा। 1857 क्रांति के आरंभ में सैनिक विद्रोह जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया था, आई थिंक बीडी सावरकर ने कहा था, लेकिन देखिएगा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एसएनसेन, ये ध्यान रखिएगा। अगला 34 नंबर 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए कानपुर से ना सैनिकों का विद्रोह किसने किया था? तो याद रखिए नाना साहब ने, ये ध्यान रखिए नाना साहब ने। अगला 35 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो कौन सा? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे पील आयोग। पील आयोग जो है वो 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज में के नव संगठन से संबंधित है पील आयोग, ये ध्यान रखिएगा। पील आयोग का गठन हुआ था 1857 क्रांति के जांच के लिए किया गया था। ठीक है ना। साइमन कमीशन को पता है कि प्रशासनिक सुधार की जांच के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। हंटर कमीशन ये शिक्षा से संबंधित है और हंटर कमीशन का आयोग का संबंध है जलियांवाला बाग हत्याकांड से, लेकिन पहले शिक्षा से आया था, बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड। 36 नंबर की इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं को भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना में एचिसन को इस कथन का संबंध है? तो ये संबंध किससे है? तो ध्यान रखिए संबंध जो है 1857 का विल्बर से, विल्पर। ठीक है, नहीं ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर की जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? सिख थे, गोरखा और पठान थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर 1857 के विद्रोह में कौन सा नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी? नाना साहब और बेगम हजरत अमर, ये दोनों वहां चले गए थे नेपाल, उनकी मृत्यु हो गई थी, ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों की मृत्यु हो गई थी। याद रखिए खान बहादुर खां बरेली से है और बेगम हजरत अमर लखनऊ से नेतृत्व किए थे।
39 नंबर, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? किसने नहीं माना था? तो याद रखिए आरसी मजूमदार ने 1857 में क्रांति नहीं माना था। ये तो बोले थे कि न तो संग्राम है, न ही क्रांति और न ही राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने। अगला 40 नंबर का 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। दास कैपिटल इन्हीं की रचना है। 41 नंबर है कि 1857 में किसने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो याद रखिए कैनिंग। कैनिंग ने क्या हुआ था कि 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। और याद रखिएगा कैनिंग 1856 में विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत की थी, लेकिन अधिनियम आया था ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था डलहौजी के शासनकाल में, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि विलियम बेंटिंग द भारत के प्रथम क्या थे? गवर्नर जनरल, याद रखिएगा। अगर वेलेस्ली की बात करें तो याद रखिए बंगाल का शेर कहा जाता है वेलेस्ली को। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ध्यान रखिए तात्या टोपे। तात्या टोपे के मित्र ने धोखा दिया, इनको बंदी बना के इनको मार दिया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर के, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो क्या वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने कहा था, वीडी सावरकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वही मैं आपको यहाँ पे बता दूं वीडी सावरकर। देखिएगा मैं पीछे वाले क्वेश्चन में मैं यहाँ पे वही था क्वेश्चन कि किसके मत में 1857 क्रांति आरंभ हुई थी? सैनिक विद्रोह था, बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम, तो वीडी सावरकर। इसको एसेंशियल मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं आप बोला था देख लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा वीडी सावरकर होगा, इसको मिला लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिए वीडी सावरकर उसको कर लीजिएगा पीछे वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 44 नंबर की, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? किसने? याद रखिए तो लक्ष्मीबाई को कहा गया था, लक्ष्मीबाई को। याद रखिए लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वाराणसी में, क्वेश्चन आता है लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में, इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, मनु भी था, ध्यान रखिए। इनकी मृत्यु हुई थी ग्वालियर में, इनके पति का नाम थे गंगा प्रसाद। 45 नंबर की, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? तो किसने ये दी थी? याद रखिए वीडी सावरकर ने दी थी, वीडी सावरकर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो 1857 के विद्रोह से अछूत रहा? कौन सा? याद रखिए तो मद्रास, यहाँ दक्षिण भारत में नहीं हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अगला 47 नंबर की, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए अगर हम बात करते हैं क्या इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा हृदय से समर्थन किया गया था? बिल्कुल गलत है, ये नहीं किया गया था। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए थे, आपका सही है। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारी समेत अनेक द्वारा माना गया, ये भी सही है। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला था, ये भी आपका सही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विद्रोह का क्षेत्र है, और ये देखिए हम बात करते मेरठ से कौन किए थे? मेरठ से कदम सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह, हरियाणा से राव तुलाराम और बरेली से खान बहादुर खान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर, किस इतिहासकार ने लिखा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है? किसने कहा था? तो मैंने आपको बताया आरसी मजूमदार ने कहा था। अगला 50 नंबर की, किसी स्थान पर हुए विद्रोह को दमन के दौरान ब्रिटिश सेना अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? तो हैवलॉक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखिएगा ये हुई थी लखनऊ में। अगला 51 नंबर की, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? याद रखिए कैंपबेल। कैंपबेल को दबाने में, मतलब कि जो 1857 को दबाने में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी थी? तो कैंपबेल की थी। अगला 52 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता? तो याद किया टेलर और विंसेंट को। विंसेंट आयर को 1857 क्रांति में बिहार के जगदीशपुर से विद्रोह को दमन करने का श्रेय जाता है। और बिहार के जगदीशपुर से कौन थे? तो याद किया कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह। अगला 53 नंबर के 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां से वह किसने गिरफ्तार किया था? ध्यान रखिएगा हुमायूं कब्र के पास से लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था, इनको रंगून जेल भेज दिया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला 54 नंबर 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों में चयन किया था। किन प्रांतों में चयन किया था? ध्यान रखिएगा गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत में इनको किया था नियुक्त। 55 नंबर की, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? देखिए बेगम हजरत महल जो है ना वो सिपाही विद्रोह 1857 क्रांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर के 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद और प्रयागराज का एक नेता कौन था? तो इलाहाबाद का नेता कौन था? तो ध्यान रखिएगा मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद का नेता। तात्या टोपे ग्वालियर से, खान बहादुर खान बरेली से और रानी लक्ष्मीबाई झांसी थे, नेतृत्व किए थे इन्होंने। अगला 57 नंबर की 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में 2 ब्रिटिश अधिकारी को हत्या कर दी थी, जिसका नाम था हडसन और बॉग। याद रखिए हडसन और बॉग का हत्या कर दी थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, देखिए 1857 के विद्रोह के संदर्भ में विद्रोही शब्द का तात्पर्य मुख्यतः नागरिक आबादी की बगावत से है। आपका सही है। विद्रोह सशस्त्र बलों के भीतर नियमों और विनियमों को सामूहिक अवज्ञा देती है, भी सही। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही है। 1 और 2 आपका दोनों क्या है फ्रेंड्स? 1 और 2 आपका दोनों है आपका सही कथन, 1 और कथन 2 आपका दोनों सही है।
अगला इसको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। देखिए जेम्स आउटरम ने कहाँ विद्रोह दबाया था? तो लखनऊ में। जॉन निकलसन ने दिल्ली में, ठीक है ना। और कोलिन कैंपबेल ने कानपुर में विद्रोह दबाया था। ह्यूरस जो है झांसी में विद्रोह को दबाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, BADC। अगला 60 नंबर का 1857 के विद्रोह में विद्रोह के केंद्र और उनके नेताओं का सम्मेलन कीजिए। मतलब क्या, इसमें आपको विद्रोह को उसके नेता को मैच करना है। तो मैच एकदम साफ साफ है, देखिएगा। अगर हम बात करते हैं बेगम हजरत महल कहाँ से नेतृत्व की थी? लखनऊ से। कुंवर सिंह आरा से, बिहार के आरा से। रानी लक्ष्मी झांसी से। और रानी गिडरियल ये नागालैंड से की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर, कि सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा सही कालक्रम है? कौन सा सही घटना है? देखिए अगर हम पहले बात करते हैं तो पहले घटना है जो है आपका सिपाहियों का दिल्ली कूच और लाल किले में उनका प्रवेश। तो ये पहले घटना हुआ था, यानी कि पहला हो जाएगा आपका 4 1 2 3 हो जाएगा। 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी कि पहले हुआ था सिपाहियों के दिल्ली कूच और लाल किलों में उनके प्रवेश। दूसरा हुआ था कि एक बार फिर से दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित करना, ये भी था। और दूसरा था, उसके बाद था कि कानपुर में विद्रोह तथा मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब को राजा घोषित किया, ये भी था। और तात्या टोपे की फांसी सबसे लास्ट में दिया गया था, यानी कि 4 हो जाएगा। सबको फांसी देने के बाद तात्या टोपे की फांसी हुई थी, याद रखिएगा। 3 आपका लास्ट में होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर की सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? देखिए इसका राजनीतिक कारण पूछा था। डलहौजी के विलय की नीति राजनीतिक कारण था, लेकिन याद रखिएगा सैनिक था, चर्बी वाले करतूसों का प्रयोग, ये सैनिक कारण था। लेकिन राजनीतिक कारण पूछा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला आपका 63 नंबर की 1857 के सिपाहियों के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? देखिएगा सिपाहियों के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो नई एनफील्ड राइफलों के लिए सैनिकों को चर्बीयुक्त कारतूसों की आपूर्ति। तो ऑप्शन नंबर सी केवल 4 आपका सही हो जाएगा। 64 नंबर के 1857 के विद्रोह के बाद पील आयोग का गठन का उद्देश्य क्या था? देखिए पील आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि भारत के सैन्य प्रशासन की जांच पड़ताल करना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 65 नंबर के 1857 के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता ही काफी? तो याद रखिए कार्ल मार्क्स ने। 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर के इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ, बिल्कुल सही है। कालांतर में इसका शुरुआत बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिससे भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा गया। ये भी आपका सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1 और दोनों आपका क्या है? सही है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि मंगल पांडे बैरकपुर इससे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, बिल्कुल आपको सही है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगी कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, भी आपका सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर यूसन को गोली मारकर और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर तलवार से गर्दन काट दी थी, ये भी सही है। और विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई, ये भी सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 आपका सही है। 68 नंबर क्या अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि इसका रीजन क्या था? सफल रहने का रीजन ये था कि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, इसीलिए क्या होता दबाने में सफल रहे थे। 69 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? इसका कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण यह सफल था। 70 नंबर की भारत का में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए किस विषय का चयन किया गया था? तो सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। और याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक महोत्सव नासिक में मनाया जाएगा। अगला 71 नंबर के विश्व मौसम दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। 22 मार्च को पता है बिहार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर की भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन पर मनाया था? मेजर ध्यानचंद के खेल के जन्मदिन पर 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला 73 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन आप कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स कि एड्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं? एड्स दिवस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एड्स दिवस कब मनाते हैं? इसके थीम के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। 74 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा दिन संचयिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन है? तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है 15 सितंबर को संचयिका दिवस के रूप में मनाते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन की प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू की स्मृति में महिला दिवस मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स करंट क्वेश्चन है क्या कि हाल ही में गोल्डन मिसाइल ड्रोन रक्षा कवच की घोषणा किसके द्वारा की गई? देखिए गोल्डन मिसाइल ड्रोन रक्षा कवच की जो घोषणा की गई ना वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई। डोनाल्ड ट्रंप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तो याद रखिए ये अमेरिका के क्या है तो 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किए थे कि मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो अमेरिका की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिए। और ध्यान रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किए हैं कि जो आपका व्यापार पर जो टैरिफ लगता है ना, व्यापार पर जो टैरिफ लगता है उसको बढ़ाकर मैक्सिमम 40% कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं क्या एमेनुअल मैक्रोन से एक पॉइंट याद रखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ था, पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उद्घाटन किया था यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि प्रभावो सुबियांतो की, तो याद रखिए 26 जनवरी जो हुआ था 2025 में, उसके मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रभावो सुबियांतो को मतलब इनवाइट किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतने फैक्ट्स याद रखिए। अगला क्वेश्चन 2 नंबर कि पूर्व कार्यशाली साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है। मतलब पूर्व कार्यशाली मतलब पूरा पूर्ण रूप से साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है मिजोरम, और दूसरा राज्य बना है गोवा। ध्यान रखिए मिजोरम में 98 पॉइंट, याद रखिए मिजोरम में 98.02% जो है साक्षरता प्राप्त किया गया है, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा ये उल्लास कार्यक्रम के तहत इसका मतलब ये किया गया है, ठीक है ना। उल्लास कार्यक्रम का आयोजन लद्दाख में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में आपको पता है कि सेला सुरंग कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। थर्ड नंबर की सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में केंद्र सरकार की प्रमुख पहल अटल पेंशन योजना का बिहार में स्थान क्या है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि पूर्व कार्यशाली, अगर हम बात करते हैं क्या सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में केंद्र सरकार की प्रमुख पहल के तहत अटल पेंशन योजना का बिहार में स्थान तीसरा है। पहला स्थान किसका है, तो यूपी का। पहला स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का। बिहार में याद रखिए तीसरा स्थान है। अगर हम बात करते हैं अटल पेंशन योजना की, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत 2015 में की गई, ये ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा अटल पेंशन योजना के तहत कहा गया था कि जिन बच्चों की आयु 15 साल से कम है उनके लिए ना एनपीएस, उनके लिए एनपीएस वात्सल्य योजना चलाई गई थी। कब, तो याद रखिए 2024 में इसके लिए चलाया गया था। किसके तहत, अटल पेंशन योजना के तहत, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर की, हाल ही में सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। याद रखिएगा मतलब कहा गया है 2026 तक भारत में 2026 तक नक्सल मुक्त किया जाएगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत, जितने भी सबको हटा दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ लक्ष्य से अगर संबंधित कुछ प्रश्न देखिएगा कि विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया 2047 तक रखा गया है। अगर हम बात करते हैं क्या कि चंद्रयान 4 का लॉन्च का तो 2027 तक रखा गया है। गगनयान का तो दिसंबर 2024 में इसका लक्ष्य रखा गया 2026 में। अगर हम बात करते हैं ऊर्जा मुक्ति का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा 2047 में रखा गया, ये ध्यान रखिएगा। 5 ट्रिलियन जो अर्थव्यवस्था होगा उसका लक्ष्य 2025 में रखा गया है, 2025 तक रखा गया कि यहाँ तक पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि नेट कार्बन जीरो का लक्ष्य रखा गया 2070 तक भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि एनीमिया मुक्त का लक्ष्य रखा गया 2030 तक, टीबी मुक्ति का लक्ष्य रखा गया 2025 तक, और रेलवे में कार्बन मुक्त का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। तो इतने फैक्ट्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर की, बिहार सरकार ने गन्ने के समर्थन देते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित करने की बात की है। तो कहाँ स्थापित करने की बात की, तो याद रखिए समस्तीपुर। तो समस्तीपुर में याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा, कहाँ पे, तो समस्तीपुर में, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं बिहटा से, आपको पता है कि ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा बिहटा में, ये ध्यान रखिएगा। सहयोग कौन करेगा, तो रूस करेगा, रूसी कंपनीज को सहयोग करेगी। तो पटना से बात करते हैं क्या कि पटना में आपको पता है कि जो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसको ग्रीन एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब याद पिंक बस की शुरुआत कहाँ हुई है, तो पटना में हुई है, ध्यान रखिएगा। अच्छा पता है डॉल्फिन संरक्षण केंद्र पटना में, लेकिन पूछे क्या कि अगर विक्रमशिला डॉल्फिन कहाँ है, तो भागलपुर में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या और कुछ फैक्ट्स यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो क्या देखेंगे, ठीक है। एक और देखिएगा यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक चलिए ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा समस्तीपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे फैक्ट देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वो नीदरलैंड में किया गया, नीदरलैंड में, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन नीदरलैंड में किया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक कनाडा ऑप्शन दिख रहा होगा, देखिए आपका जो 51वां, याद रखिए 51वां जो G7 समिट होगा वो कहाँ होगा, तो कनाडा में होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर 51वां हो गया लेकिन 50वां कहाँ हुआ है, तो 50वां इटली के अपोलिया शहर में, जिसमें भाग मोदी जी ने लिए, ध्यान रखिए। इटली के अपोलिया शहर में 50वां G7 का समिट हुआ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ब्राजील से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन में ब्राजील, याद रखिएगा ब्राजील का एक शहर है जिसका रियो शहर, ब्राजील के रियो शहर में ब्रिक्स की सबमिट हुई है। क्वेश्चन आता है कि ब्रिक्स की सबमिट कहाँ हुई है, तो ब्रिक्स की जो सबमिट हुई है वो याद रखिएगा ब्राजील के रियो शहर में की गई है। अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स का स्थापना हुआ था 2009 में। ब्रिक्स में स्पेलिंग देखिएगा BRICS, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था, तो 2010 में ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका जुड़ा था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में ब्रिक्स में कितने देश है, तो पहले तो 6 थे लेकिन अभी वर्तमान में 5 हो गए, तो कितने हो गए, टोटल 11 देश ब्रिक्स में हो गए, ध्यान रखिए। मतलब पहले 5 थे और वर्तमान में 6 जुड़ गए, मतलब 11 हो गए, क्योंकि ब्रिक्स का स्पेलिंग देखिए BRICS, ठीक है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 1 2 5 हो गया, तो 5 पहले थे, अभी वर्तमान में 6 जुड़ गया, यानी ब्रिक्स में टोटल देशों की संख्या कितनी है, तो 11 हो गई, ये ध्यान रखिएगा।
अगला आपका 7 नंबर की नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इसकी थीम क्या है? अब देखिए, नीति आयोग की ना 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की गई है अब प्रधानमंत्री के द्वारा, लेकिन इसकी थीम क्या है? तो थीम है कि विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @ 2047। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऑप्शन बी में है कि एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। देखिए ये पर्यावरण दिवस, याद रखिएगा पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 5 जून को। तो 5 जून 2025 का पर्यावरण का थीम है कि एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी में देखिए योगा कर लीजिएगा, योगा फॉर है, कार को फॉर का वन नेशन एंड वन हेल्थ। ये जो है ना आपका, ये योगा दिवस की थीम है, योगा। अभी जो 2025 में जो 21 जून को योगा दिवस का मनाते हैं, 21 जून को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि जो 21 जून को योगा दिवस होगा, इसकी थीम है कि योगा फॉर वन नेशन वन हेल्थ। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन योगा का आयोजन, मतलब योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नासिक महाराष्ट्र में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, योग महोत्सव का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऑप्शन डी में है कि वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ये देखिए आपका ये जो है ना, ये मतदाता दिवस, याद रखिए मतदाता दिवस 2025 की थीम है। मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। मतदाता दिवस 2025 की थीम है कि वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, इतने फैक्ट्स याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है थीम से संबंधित, ठीक है। 8 नंबर की हाल ही में ब्लू इकोनॉमिक सहयोग के लिए समझौता किसके बीच में हुआ? देखिए ब्लू इकोनॉमिक समझौता जो हुआ है ना, वो मॉरिशस के साथ हुआ, मॉरिशस के साथ, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर भूटान से बात करें, मैं आपको बताया था कल भीम में आपको स्वागत करने वाला प्रथम देश कौन है? भूटान है, ये ध्यान रखिएगा। और याद रखिए नए पर्यटन नीति को समझौता किया गया भीम और भूटान के साथ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं नेपाल से, तो नेपाल से भी कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा। देखिए नेपाल में ना एक पशुपतिनाथ मंदिर है, जिसको हाल ही में भारत सरकार के द्वारा मरम्मत किया गया है, ठीक है ना। और नेपाल में ना रुपए कार्ड को भी लॉन्च किया गया, चलाया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला 9 नंबर की दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां पर बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा अबू धाबी में। अबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा अबू धाबी में। लेकिन क्वेश्चन है कि AI डेटा सेंटर कहां है भारत में? तो याद रखिए भारत में जामनगर गुजरात में, जामनगर गुजरात में स्थापित किया गया AI डेटा सेंटर भारत का, ये ध्यान रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्योग समागम 2025 का आयोजन कहां और किसके द्वारा किया गया? देखिए इसका जो आयोजन किया गया है वो मध्य प्रदेश में, और याद रखिए जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय आयोग समापन 2025 का आयोजन जगदीप धनखड़ के द्वारा मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में एक कैंपेन शुरू किया गया था, इंतजार आपका एक कैंपेन शुरू किया गया मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन विभाग द्वारा शुरू किया गया, ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में खजुराहो महोत्सव का आयोजन किया गया, खजुराहो में, ये ध्यान रखिएगा। 11 नंबर के हाल ही में ब्रिटेन के लिवरपूल विश्वविद्यालय ने कहां अपना परिसर खोलने की घोषणा की है? तो याद रखिए बेंगलुरु में कहा है कि ब्रिटेन के लिवरपूल विश्वविद्यालय ने बेंगलुरु में क्या हुआ कि अपना परिसर खोलने की घोषणा की है। अगर हम बात करते हैं कि बेंगलुरु से, तो याद रखिएगा सिलिकॉन सिटी का, सॉरी बेंगलुरु को हम लोग क्या अंतरिक्ष सिटी के भी नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि टेस्ला कंपनी है, टेस्ला ने कहा है कि औद्योगिक इकाई स्थापित किया जाएगा कहां पे? तो बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा जो एयर शो हुआ है कहां पे? तो भारत के बेंगलुरु में किया गया। अगर असम से बात करें तो याद रखिएगा 100% सोलर से चलने वाला पहला सचिवालय कहां है? तो असम में, ये भी ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली से आपको पता है कि 2+2 वार्ता कहां हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। G20 का जो समिट हुआ था 2023 में, वो कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ, भारत मंडपम में हुआ है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है ना। विश्व पुस्तक मेला का भी आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर के हाल ही में रक्षा और व्यापार पहल के अंतर्गत विमान वाहक पोत प्रौद्योगिकी सहयोग पर समझौता किन देशों के बीच में हुआ है? देखिए रक्षा और व्यापार पहल के अंतर्गत विमान वाहक पोत प्रौद्योगिकी सहयोग पर समझौता किन 2 देशों के बीच में? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में, वही ध्यान रखिएगा। इससे पहले भारत और फिलीपींस के बीच में हुआ था ब्रह्मोस समझौता। दूसरी समझौता किसके बीच में हुआ है? तो ये ध्यान रखिएगा, एक मिनट इसकी जो समझौता हुआ है ना हाल ही में रक्षा व्यापार के लिए भारत और अमेरिका के बीच में, ये ध्यान रखिएगा। मतलब रक्षा और व्यापार पहल के अंतर्गत विमान वाहक पोत प्रौद्योगिकी सहयोग पर समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में है। अगर भारत और इंडोनेशिया की बात करते हैं तो देखिए कि दूसरा जो ब्रह्मोस समझौता हुआ है भारत और इंडोनेशिया का, पहला हुआ है भारत और फिलीपींस के साथ, ठीक है ना। अगर हम बात करते भारत और रूस से, तो S-400 भारत और रूस से लिया था, ये समझौता हुआ था, ठीक है ना। और भारत और म्यांमार से याद रखिए ब्रह्मा ऑपरेशन चलाया गया था म्यांमार में, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला 30 नंबर की सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। हाल ही में यह उड़ीसा के चौथे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था। बिल्कुल आपका सही कि ये सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ का है? तो याद रखिए उड़ीसा का चौथा राष्ट्रीय पार्क है, और इसे भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था। ये भी सही है कि जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि अगर 106वां अगर आपसे पूछ दे तो क्या बताइएगा? तो 106वां हो गया
रायमोना नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, तो ये आपका असम में है, ठीक है ना। अगर टाइगर रिजर्व की बात है तो टोटल टाइगर रिजर्व 58 है। अगर 58वां पूछ दे तो माधव टाइगर रिजर्व, माधव का टाइगर रिजर्व जो है आपका 58वां टाइगर रिजर्व है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, कहाँ है, तो लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में है। अब क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन है, तो साउथ बटन कौन है, तो साउथ बटन, बटन छोटा होता है याद रखिए साउथ बटन नेशनल पार्क। जो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन है, तो साउथ बटन नेशनल पार्क है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 आपका दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहे चंद्र एक्सरे वेधशाला किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि चंद्र एक्सरे वेधशाला जो ये मिशन है ना, वो याद रखिए नासा का मिशन है, नासा। अगर हम नासा की बात करें, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। नासा का स्थापना होता है 1958 में, और 1958 से याद रखिएगा डीआरडीओ, डीआरडी का स्थापना 1 जनवरी 1958 को ही हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नासा का हेडक्वार्टर आपका याद रखिए न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में, लेकिन डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली में, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं नासा की, तो सुनिएगा नासा का जो विमान का जो प्रक्षेपण होता है ना, कहाँ होता था, कैंप कैब्रेल में। इसको लिख लीजिएगा कैंप कैब्रेल में, याद रखिए कैंप कैब्रेल में क्या होता है कि अमेरिका का नासा का जो मिसाइल का जो प्रक्षेपण होता है यहीं पे होता है। अगर हम बात करते हैं कि रोस कॉस्मोस, ये रूस की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो भारत का है, और याद रखिएगा ईएसए यूरोप के एजेंसी का नाम ईएसए है। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा हाल ही में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है। तो देखिए 2025 का शीर्षक है चुनाव का विषय एआई के युग में लोग और संभावनाएं। यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो मानव विकास रिपोर्ट 2025 का जो शीर्षक है वो चुनाव का विकास एआई के युग में लोग और संभावनाएं। अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन की स्वामित्व योजना जो हाल ही में चर्चा में रही, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है ना कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय संपत्ति को कानूनी स्वामित्व प्रदान करना, ये स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य है। 70 नंबर की फारस की खाड़ी को अरब की खाड़ी के रूप में आधिकारिक तौर पर नाम बदलने की योजना किस देश के राष्ट्रपति ने बनाई है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की है कि अरब की खाड़ी के रूप में मतलब बदलने की घोषणा की है राष्ट्रपति के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है आपका कि मई 2025 में प्रधानमंत्री ने अमरावती में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, जो इनकी नई राजधानी क्या है। तो देखिए अमरावती की नई राजधानी क्या बनाएंगे, तो आंध्र प्रदेश बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अमरावती की नई राजधानी क्या बनाएंगे, तो आंध्र प्रदेश को, मतलब कि अमरावती की नई विकास परियोजना के लिए आधारशिला जिसकी राजधानी नई राजधानी क्या है, तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती, ये ध्यान रखिएगा। अगला 19 नंबर कि वेब्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह मुंबई में आयोजित किया गया था। तो देखिए ये जो वेब्स, अगर हम बात करते हैं कि वेब्स 2025 का आयोजन मुंबई में किया था, बिल्कुल आपका सही है। इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति ने नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री ने किया, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, ये ध्यान रखिए। वेब्स 2025 का आयोजन 1 मई 2025 को किया गया था। तो राइट आंसर केवल आपका एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर कि वेसल रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन 2025 के पक्षकारों के सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या यह अप्रैल मई 2025 में पेरिस में आयोजित किया गया था। देखिए आपका जो रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है ना, ये पेरिस में नहीं बल्कि जिनेवा में किया गया था। कहाँ पे, तो जिनेवा में इसका आयोजन किया गया था। पहला गलत हो गया। भारत का प्रतिनिधि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा, तो बिल्कुल आपका गलत है। देखिए भारत का प्रतिनिधि पर्यावरण मंत्री ने भाग लिया था, पर्यावरण मंत्री ने क्या हुआ था कि भाग लिया था। और ध्यान रखिएगा कि जो आपको रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन है ना, एक प्रकार का ना पर्यावरण सम्मेलन है, याद रखिए क्या है, तो पर्यावरण सम्मेलन है, पर्यावरण सम्मेलन है। राइट आंसर न तो 1 न तो 2 सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 नंबर क्या कि प्रोजेक्ट सिक्योर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। प्रोजेक्ट सिक्योर, देखिए यह स्वीडन में लॉन्च किया गया था, बिल्कुल गलत है। ये ना ब्रिटेन में, याद रखिए कहाँ पे, तो ब्रिटेन में लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट सिक्योर। इसे समुद्री जल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो बिल्कुल आपका सही है कि प्रोजेक्ट सिक्योर को इसे समुद्री जल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का लक्ष्य मतलब के लिए डिजाइन किया गया था। केवल आपका 2 इसमें सही है, 1 गलत हो जाएगा। 22 नंबर क्या, किस केंद्रीय मंत्रालय ने डीपो दर्पण पोर्टल लॉन्च करने के लिए एक संयंत्र की घोषणा की है, एक संयंत्र की घोषणा की है। तो याद रखिए किसने की है, तो याद रखिएगा ये आपके उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जो है वो केंद्रीय मंत्रालय ने डीपो दर्पण पोर्टल लॉन्च करने की एक संयंत्र की घोषणा की है। और इसके मंत्री कौन है, तो आपको पता है चिराग पासवान, चिराग पासवान जी हैं, ये खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री है चिराग पासवान। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भारत का सबसे खाद्यान्न वितरण में सबसे बड़ी योजना कौन है, तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है।
इसकी शुरुआत हुई थी जून 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसको बढ़ा के लक्ष्य रखा गया कि 2028 तक आपको 5 किलो फ्री में राशन दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला 23 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपियां 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जोड़ी गई है? तो भगवत गीता और भारत का नाट्यशास्त्र, यानी कि 1 और 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे कुछ अगर पॉइंट देखें फ्रेंड्स आपका यूनेस्को का, तो सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को, तो देखिए यूनेस्को में साहित्यिक शहर केरल का कोझिकोड बनाया गया। क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, केरल का जो कोझिकोड, याद रखिए कोझिकोड एक शहर है, उसको यूनेस्को में साहित्य शहर का घोषित किया गया है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं क्या यूनेस्को में हेरिटेज शहर कौन है, तो इंदौर और उदयपुर, याद रखिए इंदौर और उदयपुर जो है वो याद, यूनेस्को में हेरिटेज शहर है इंदौर और उदयपुर। यूनेस्को में भारत का पहला शहर कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यूनेस्को में शामिल भारत का पहला शहर कौन है, तो याद रखिएगा अहमदाबाद। यूनेस्को में शामिल भारत का पहला शहर है अहमदाबाद। अगर दूसरा शहर बोले तो कौन हो जाएगा, तो आपका जयपुर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या यूनेस्को में अमूर्त धरोहर में 43 है, अमूर्त जो आपका मूर्त धरोहर है, मूर्त धरोहर जो है वो 43 शहर मूर्त धरोहर में शामिल है। 43वां शहर कौन है, तो मोइद्दम है। कौन है, तो मोइद्दम है जो असम में। अगर हम बात करते हैं क्या कि यूनेस्को में अमूर्त, ये तो मूर्त हो गया। अगर अमूर्त धरोहर की बात करते हैं, ये 15 इसमें शामिल है। 15वां कौन है, तो गरबा नृत्य है जो गुजरात का है। तो ये इतने फैक्ट्स आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 आपका दोनों सही है। 24 नंबर क्या कि विजिंजाम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहले विजिंजाम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर कहाँ है, तो केरल में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बारे में हम बात करते हैं, यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है, बिल्कुल आपका सही है। इसकी प्राकृतिक डीप ड्राफ्ट लगभग 40 मीटर नहीं बल्कि 18 मीटर है। तो आपका केवल 1 सही है और 2 आपका गलत है। 25 नंबर की मई 2025 में प्रधानमंत्री ने अमरावती में कई विकास परियोजनाओं को आधारशिला रखी। इसकी जिसकी राजधानी थी अमरावती, मतलब आइए किसकी राजधानी, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो अमरावती को बनाया गया है, ध्यान रखें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रिपीट क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है क्या कि अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम बात करते हैं यह परियोजना भूटान में निर्माणाधीन है, तो नहीं, देखिए यह परियोजना भूटान नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में निर्माणाधीन है, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना, ठीक है। इस परियोजना को भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र में के उद्यम SJVN लिमिटेड द्वारा निर्माण किया जा रहा है। तो बिल्कुल आपका सही है कि जो अरुण 3 जल विद्युत परियोजना है, इस परियोजना को भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम SJVN लिमिटेड द्वारा निर्मित किया जा रहा है। तो केवल आपका 2 यहाँ पे सही है। अगला 27 नंबर की अप्रैल 2025 में भारत में किन देशों को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की दूसरी खेप भेजी है? देखिए समझौता तो अभी हुआ है हाल ही में इंडोनेशिया के साथ, लेकिन अभी दूसरी खेप किसको भेजी है, तो फिलीपींस को, ये ध्यान रखिएगा। पहला समझौता फिलीपींस के साथ हुआ है, दूसरा समझौता किसके साथ हुआ था, इंडोनेशिया के साथ हुआ, ये ध्यान रखिएगा। पहला दूसरा खेप भेज दिया गया है फिलीपींस को, इंडोनेशिया के साथ समझौता हुआ है। ब्रह्मोस भारत और रूस से मिलकर ये मिसाइल बनाया गया है, ठीक है ना। रूस का कॉस्मोस नदी और भारत का ब्रह्मपुत्र नदी को मिलकर ब्रह्मोस बनाया गया है, इसका नाम दिया गया ब्रह्मोस, ये ध्यान रखिएगा। और 28 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? यहाँ से केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। लोहे में जंग लगना ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, बासी होना ये भी है, विफल करना ये भी है, दहन करना ये भी है, लेकिन सोडे का बोतल खोलना ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 29 नंबर की पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीकरण करता है, इसीलिए पोटेशियम परमैंगनेट को पानी को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 30 नंबर की वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसके ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं? क्या कहलाती है वो अभिक्रिया? तो ध्यान रखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया जो उसमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ होती है, क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर की गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? देखिए गैल्वेनीकरण जब प्रक्रिया होता है तो लोहे पर ना जिंक का परत लगाया जाता है या यशद लेपन, या इसको क्या बोलते हैं, यशद लेपन या जस्तीकरण का किया जाता है लोहे पे जंग लगने के लिए। और ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि लोहे में जब जंग लगता है तो उसका भार में क्या होता है, भार बढ़ता है कि भार घटता है? कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर मैं आपको अंत में बता दूं, लेकिन बताइएगा जब लोहे में, मान लीजिए एक लोहे का छड़ है, अगर उसमें जंग लग गया तो इसके भार में बढ़ोतरी होगी या कमी होगी? आप कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है ना, तो कमेंट कीजिएगा। 32 नंबर की लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? देखिए लोहे की में जो जंग लगता है ना उसको ना संचालन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। और गैल्वेनीकरण प्रक्रिया से क्या होता है कि जंग लगाने से बचाने के लिए गैल्वेनिक प्रक्रिया करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर के रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण का डैश डैश अर्थ होता है? देखिए अगर रासायनिक अभिक्रिया की बात करें ना तो ऑक्सीकरण का ना ऑक्सीजन की प्राप्ति का अर्थ होता है, ऑक्सीजन की प्राप्ति। 34 नंबर की ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए
यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन खो देता है तो वह अपचयित हो जाता है, तो यही गलत है, ठीक है ना। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन खो देता है तो वह अपचयित हो जाता है, तो ये आपका सही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ध्यान रखिएगा। यदि किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन प्राप्त होता है तो अपचयित हो जाता है, तो ये भी आपका सही है। तो यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो ऑक्सीकृत होता है, ये भी सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। 35 नंबर के निम्न से कौन सा गुणधर्म ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं से संबंधित नहीं है? देखिए नहीं है, देखिए इनमें विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है, ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया से संबंधित है। इनमें इलेक्ट्रॉन का दान होता है, ये भी है। इनमें ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है, ये भी है, ठीक है ना। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया से संबंधित है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है, ये आपका गलत है। देखिए ये हाइड्रोजन परमाणु जो जुड़ता है ना, ये कहलाता है अपचयन प्रक्रिया। अपचयन प्रक्रिया में क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है अपचयन प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, जंग के निर्माण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत विधि है? अब सिंपल सा पूछा जा रहा है कि जंग के निर्माण को रोकने के लिए कौन सा एक गलत विधि है। तो देखिए लोहे के सतह पर पेंट करना ये आपका सही विधि है, गैल्वेनीकरण करना ये भी सही विधि है, टिन प्लेटिंग कलाई करना ये भी सही विधि है। लेकिन यहाँ क्रिस्टलीकरण जो होता है ना, लोहे के निर्माण को मतलब लोहे के निर्माण को रोकने के लिए क्रिस्टलीकरण का प्रयोग नहीं। देखिए क्रिस्टलीकरण का काम क्या है ना कि अशुद्धि को कम करने के लिए, क्या है द्रव में अशुद्धि को कम करने के लिए क्रिस्टलीकरण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला 37 नंबर की पुरानी किताबों के पन्नों का रंग भूरा हो जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए जो हमारा पेज जो कॉपी बनाता है सेलुलोज यानी पेड़ पौधे का बना होता है, तो इसमें क्या होता है ना कि सेलुलोज का ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है कि पुरानी किताबों में पन्नों आप देखिएगा बहुत दिनों के बाद ना भूरा भूरा हो जाता है, ब्राउन ब्राउन टाइप का। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वनस्पति तेल की वनस्पति घी से परिवर्तित करने के लिए निम्न से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं संघनन की, तो सुनिएगा, अगर बादल बनने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलीकरण की, तो मैं अभी बताया कि द्रव से अशुद्धि बाहर निकालने के लिए क्रिस्टलीकरण का प्रयोग किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। अगला है 40 नंबर की लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो पहला मुख्य कारण है ऑक्सीकरण और दूसरा कारण है कि ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि ए का 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे में लोहे का जंग लगेगा तो ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के कारण। 41 नंबर की निम्न से कौन सा धातु पर ऑक्साइड की परत होने की वजह से जंग नहीं लगता है? देखिए ऑलरेडी एल्युमिनियम, मतलब कि एल्युमिनियम की ऑक्साइड की परत होने की वजह से जंग नहीं लगता है एल्युमिनियम, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर की वह प्रक्रिया जिसमें पानी के पाइपों को जंग से बचाने हेतु उन पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है, क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा इस प्रक्रिया को कहते हैं यसद लेपन। याद रखिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें पानी के पाइपों को जंग से बचाने के हेतु जिंक धातु के परत, इसे क्या कहते हैं? यसद लेपन कहते हैं या जस्तीकरण इसी को कहते हैं। जस्तीकरण बोलिए, यसद लेपन बोलिए। 43 नंबर की पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल को शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि ये पानी में घुली अशुद्धियां सोख लेती है, इसीलिए पोटेशियम परमैंगनेट को पेयजल को शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 44 नंबर की वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होता है कहलाती है। देखिए ऑक्सीकरण और अपकरण एक साथ होगी तो ये क्या लगेगा? रेडॉक्स अभिक्रिया है। 45 नंबर क्या कि लोहे पर जिंक की परत के जमाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए लोहे पर जिंक की परत की जमाव की प्रक्रिया ना यसद लेपन कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं, वही क्वेश्चन है। 46 नंबर के निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है इसलिए वे ऑक्सीकारक होते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही है कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है इसलिए उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है इसलिए उसके अवकारक कहते हैं, तो ये भी आपका सही, दोनों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 आपका दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन है कि जब तांबे की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबाया जाता है तब विलयन का रंग बदलकर नीला हो जाता है, ऐसा इसलिए होता है कि कॉपर जो आपका चांदी की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचयित होता है, इसलिए ये होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला 48 नंबर के निम्नलिखित में किस में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था A+1 होता है? तो किस में? जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl अम्ल में क्या होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होता है कि क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और याद रखिएगा HCl जो होता है ना पेट का अम्ल होता है और pH मान इसका 0 होता है, और याद रखिएगा कि पृथ्वी पर सबसे मजबूत अम्ल कौन है? तो वही HCl अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 49 नंबर के अवकारक एक पदार्थ है जो रेडॉक्स अभिक्रिया में खुद का ऑक्सीकरण होता है और रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका
3 तो सही हो जाएगा, लेकिन 3 के साथ आपका सही होगा कि ये दिए गए पदार्थ के मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को घटता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि अपकरक एक पदार्थ है जो एक दिए गए पदार्थ के मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को घटाता है और रिडॉक्स अभिक्रिया में खुद का ऑक्सीकरण होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है, असत्य पूछा जा रहा है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्या कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है, बिल्कुल आपका सही है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन के भाग लेते थे, नहीं, देखिए परमाणु के कोर नहीं बल्कि बाहरी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, बाहरी इलेक्ट्रॉन इसमें भाग लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हमेशा एक साथ होता है, ये भी आपका सही है। ऑक्सीकरण अवकरण की सम्मिलित रूप से रेडॉक्स की अभिक्रिया कहते थे, ये भी आपका सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो गलत हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा गलत, ये ध्यान रखिएगा। अगला 51 नंबर की अवकरण या अपचयन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा कि ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो एक दिए गए पदार्थ मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन है क्या कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि, क्यों पकता है, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है इसीलिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है क्या कि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि, क्यों फटता है, क्योंकि इसमें होता क्या है ना कि इसमें अगर हम बात करते हैं क्या कि वायुदाब घट जाता है, वायुदाब घट जाने के कारण क्या होता है, ये फट जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन की पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों को नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाता है इसीलिए। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर की बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर की जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है और यह ह्रास कितना होता है, तो याद रखिए यह ह्रास जो होता है विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। अगला 58 नंबर क्या कि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी की आयतन बढ़ जाता है इसीलिए, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन ना कथन के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आज का। 59 नंबर की रेल की पटरी में नीचे लकड़ी या 59 नंबर क्वेश्चन है क्या कि रेल की पटरी के नीचे लकड़ी का कंक्रीट या चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा जिससे कि अगर हम बात करते हैं जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाएगा, या क्या होता है कि या कंपन कम होना तो है इसीलिए इसको लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर की जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो वह किस बात का मतलब घातक है। देखिए बैरोमीटर का पारा अगर अचानक गिर जाए तो आंधी तूफान झंझावत की संभावना है, लेकिन बैरोमीटर की पारा धीरे धीरे नीचे आए तो वर्षा की संभावना है। अगर हम बात करते हैं कि बैरोमीटर की जो पारा ऊपर जाए तो ये मौसम साफ होने के संकेत है। अगला 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है कब, तो पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 63 नंबर कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है आयतन के बराबर तो क्या होती है, डूब जाती है नाव। अगला क्वेश्चन है आपका 64 नंबर की समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो 1/10 भाग ऊपर रहता है, 9/10 भाग क्या रहता है, डूबा हुआ रहता है। अगला 65 नंबर की बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है। देखिए बादल जो है ना वो निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरता है, ये ध्यान रखिए। 66 नंबर की तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि इसका घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी के ज्यादा होता है इसीलिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बंद द्रव में किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं के समान रूप से संचरित होता है, यह नियम कहा जाता है, तो याद क्या यह नियम ना पास्कल का नियम कहता है, पास्कल के नियम याद रखिएगा। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पे काम करता है, न्यूटन ने स्मॉल जी का मान दिए थे, ये ध्यान रखिएगा। न्यूटन का पहला गति का नियम को गैलीलियो का भी नियम कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि दूध से क्रीम निकाल लेने पर ये क्या होता है, तो दूध का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। और याद रखिए दूध का क्रीम विधि कौन सी विधि से निकालते, तो अपकेंद्रन विधि से निकालते हैं। अप यानी कि निकालना मतलब अप हो गया, केंद्र से तो केंद्रन, अपकेंद्रन हो जाएगा, ठीक है। 69 नंबर की निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग पारदर्शी कंटेनर बनाने के लिए आमतौर पर किया जाता है, तो कांच का प्रयोग किया जाता है, पारदर्शी कंटेनर बनाने के लिए कांच का प्रयोग करते हैं। 70 नंबर की ठोस और गैस के कणों में प्राथमिक अंतर क्या होता है। देखिए ठोस और गैस के कणों में प्राथमिक अंतर होता है, ठोस कण गैस कणों की तुलना में अधिक घनीभूत होते हैं, यही इसका अंतर है। अगला 71 नंबर कथन देखिए पदार्थ में द्रव्यमान होता है और यह
यह स्थान घेरता है। तो सिंपल सा है कि पदार्थ में, सही बात है कि पदार्थ में क्या होता है कि स्थान होता है, पदार्थ में द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है। हवा पदार्थ में भले ही है वह अदृश्य है, ये भी आपका सही है। जल का पदार्थ एक रूप है, ये भी सही है। एक परछाई का द्रव्यमान और आयतन होता है, बिल्कुल होता है। परछाई मतलब कि परछाई का द्रव्यमान आयतन थोड़ी होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1 2 3 आपका केवल सही है, 4 गलत हो जाएगा। 72 नंबर देखिए, सामग्रियों को प्रकार उनको मिलाना है। अगर हम पारदर्शी की बात करें तो पारदर्शी क्या होता है, कांच का गिलास। अपारदर्शी क्या होता है, लकड़ी का दरवाजा। पारभासी का होता है वाटर पेपर। चमकदार होता है तांबा और मुलायम होता है स्पंज। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 2 1 3 4 5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 73 नंबर की, किसी स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखें रमन प्रभाव। रमन प्रभाव की याद में 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है 74 नंबर की, विश्व वानिकी दिवस यानी किस दिन को मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, और और बिहार की स्थापना मनाते हैं 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर की, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष 2 अक्टूबर को कौन सा घोषित किया था, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया जाता है। और मैं आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि जब लोहे पर जंग लगता है ना, तो उसका, तो प्लीज इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और फ्रेंड्स हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, आप अपना स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, स्कोर जरूर बताइएगा। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहां से हुए। तो याद रखिए मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां है, तो पाकिस्तान में, याद रखिए मेहरगढ़ कहां है, तो पाकिस्तान में। अगर हम बात करते हैं रंगपुर और लोथल से, तो क्वेश्चन आता है कि धान की भूसी का साक्ष्य कहां से मिला है। तो याद रखिएगा रंगपुर और लोथल से। रंगपुर और लोथल से क्या मिला था, धान के भूसी का साक्ष्य मिला। ठीक है, क्वेश्चन आता है क्या कि नवपाषाण काल में चावल की खेती का साक्ष्य मिला। याद रखिए कोल्डीवा से। कहां पे, तो क्वेश्चन आता है कि नवपाषाण काल में चावल की खेती का साक्ष्य कहां से मिला, तो कोल्डीवा से। कहां से, कोल्डीवा से मिला, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर की, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा, इनका जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, इनका पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, तो कुंडग्राम नहीं की जाए, कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। लेकिन याद रखिएगा जिम्बिक ग्राम, याद रखिएगा जिम्बिक ग्राम में क्या हुआ था कि इनका जो हुआ था, उनको महावीर स्वामी को ना पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिम्बिक ग्राम में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा कुंडग्राम से। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको पता है कि महावीर स्वामी जो ज्ञान को अर्जित किए थे उसको ना कैवल्य कहा जाता है, कैवल्य, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, त्रिशला। माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था त्रिशला, ये ध्यान रखिएगा। इनके पिताजी का नाम था क्या, तो सिद्धार्थ। पिताजी का नाम क्या था, सिद्धार्थ, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि पत्नी का नाम था यशोदा, पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था, और दामाद का नाम जमाली था, ये ध्यान रखिएगा। और त्रिरत्न का संबंध सुनिएगा, त्रिरत्न का संबंध बौद्ध और जैन दोनों से है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, तो किससे, तो हाथी गुम्बा अभिलेख से। तो देखिएगा राजा खारवेल का संबंध हाथी गुम्बा अभिलेख से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करते हैं हाथी गुम्बा लेख की, तो याद रखिए कहां पे, तो उड़ीसा में। कहां पे, उड़ीसा में। अगर हम बात करते हैं गिरनार के स्तंभ लेके, कहां है, गुजरात में है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका स्थापना किसने किया था, तो अशोक ने। गिरनार के स्तंभ का स्थापना अशोक ने किया था। जूनागढ़ स्तंभ का लेख, ये क्या है, तो याद रखिएगा रुद्रदामन ने जूनागढ़ स्तंभ लेख की स्थापना किया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सारनाथ की, तो इसने अशोक ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगर हम बात करें धमेक स्तूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि धमेक स्तूप, याद रखिए धमेक स्तूप जो है ना, ये सारनाथ में, ये ध्यान रखिएगा। और धर्मराजिका स्तूप भी कहाँ है, सारनाथ में। क्वेश्चन आता है कि धमेक और धर्मराजिका स्तूप कहाँ है, तो सारनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में था, तो कौन सा अभिलेख है, तो याद रखिए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में था। देखिए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में ना 3 राजा का वर्णन है। पहला तो रुद्रदामन खुद है, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, और तीसरा मालवा के राजा, ये ध्यान रखिए, तीनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कलिंग शिलालेख के स्थापना अशोक ने किया था, और अशोक का गिरनार शिलालेख कहाँ है, गुजरात में, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था। देखिए बिना जोती हुई भूमि, जंगली भूमि को ना अपरहत कहा जाता था, ये ध्यान रखिए। मौर्य काल में इसे क्या कहा जाता था, तो अपरहत। मौर्य काल में ना भाषा क्या थी, पाली थी। मौर्य काल की भाषा क्या थी, पाली। और उसमें मौर्य काल में भूमि का टैक्सेशन कितना था, 1/6 भाग था, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की, झांसी के देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है, तो गुप्त कला की। याद रखिए झांसी के देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर की में बनी मूर्तियां जो है वो गुप्त काल का महत्वपूर्ण अवशेष है, गुप्त काल का, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रकूट कला की, तो याद रखिए अजंता और एलोरा का संबंध ये राष्ट्रकूट कला से, भी ध्यान रखिएगा।
अब देखिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। देखिए अगर चरक की बात करें तो चरक क्या है, तो एक चिकित्सक थे। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ब्रह्मगुप्त क्या थे, गणितज्ञ थे। अगर बड़ा मिहिर की बात करते ये ज्योतिषी थे, और विशाख दत्त की बात करते ये नाटककार थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 1 4 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर की, राजत्व के उनके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा था, तो ये शब्द जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। जियाउद्दीन बर्नी ने बलबन के बारे में यह शब्द कहा था। अब देखिए अगर हम बात करते हैं बलबन की, सुनिएगा एक क्वेश्चन आता है क्या कि लौह एवं रक्त के लिए, जिसको ब्लड एंड आयरन की नीति किसने लाया था, तो बलबन ने। सिजदा और पैबोस की नीति, सिजदा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिजदा और पैबोस की नीति किसने लाया था, बलबन ने लाया था। ठीक है ना। अगर बात करें तुर्कान का अंत किसने किया था, तो बलबन नहीं किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा कि ये बलबन का कुछ नीतियां था। ठीक है ना। और याद रखिए बलबन का उत्तराधिकारी कौन था, याद रखिए नसरुद्दीन मोहम्मद, नसरुद्दीन मोहम्मद जो था वो बलबन का उत्तराधिकारी था। और याद रखिएगा बलबन का एकमात्र उत्तराधिकारी नसरुद्दीन मोहम्मद जो टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि बलबन ने, तो बलबन ने एक और सिद्धांत दिया, इसका बोलते हैं राजत्व का दैवीय सिद्धांत। क्वेश्चन आता है कि राजत्व का दैवीय सिद्धांत किसने दिया था, तो बलबन ने दिया था। याद रखिएगा कि कुबा और कुलाब, याद रखिएगा कुबा और कुलाब की उपाधि किसने धारण की थी, रजिया ने धारण की थी। अगला 9 नंबर की, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए अगर हम बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। अकबर क्या होता है, जीत जाता है, महाराणा प्रताप हार जाते हैं। कब होता है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान, देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था ना, वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में क्या हुआ था कि पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, और यह हुआ था 1556 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध था 1761 में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका मैच नहीं कर रहा है। ठीक है। और देखिए 10 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अगर मैकडोनाल्ड की बात करते हैं, सुनिएगा अगर हम मैकडोनाल्ड की बात करें तो मैकडोनाल्ड क्या थे, तो कम्युनल अवार्ड, या इनका संबंध किससे था, मैकडोनाल्ड का संबंध ना कैम्युनल अवार्ड से था, याद रखिएगा। किससे था, तो कैम्युनल अवार्ड से। मैकडोनाल्ड का संबंध किससे था, तो कैम्युनल अवार्ड से संबंधित था, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि लिंथलिगो का संबंध किससे था, तो याद रखिएगा अगस्त प्रस्ताव यानी कि बी का हो जाएगा 3। ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 का 2, बी का 3 और सी का 1, यानी कि डलहौजी का संबंध हड़प नीति से, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स से संबंधित था, और चेम्सफोर्ड का संबंध द्वैत शासन से संबंधित था। देखिए अगर हम बात करते हैं कि द्वैत शासन को लाया कब गया था, लाया था क्लाइव ने। लाइव किसने था, क्लाइव ने। और द्वैत शासन का अंत किसने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने अंत किया था। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगर हम बात करते हैं कम्युनल अवार्ड आया कब था, तो 1932 में, अगस्त पर आया था 1940 में। तो राइट आंसर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका 2 3 1 4 हो जाएगा। 11 नंबर की, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था, दिसंबर 1856 में। देखिए अगर हम बात करते हैं कि दिसंबर 1856 में क्या हुआ था ना, कि जो एनफील्ड राइफल, जो चर्बी वाले जो कारतूस है उसको शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। पुरानी राइफल का नाम क्या था, ब्राउन बेस, ये भी याद रखिएगा। पुरानी राइफल का नाम क्या था, ब्राउन बेस राइफल था, पुरानी राइफल का नाम था, ध्यान रखिएगा। मंगल पांडे ने इसका विद्रोह कर दिया था, और मंगल पांडे ने, इसके नेता कहे जाते हैं मंगल पांडे, याद रखिएगा। और इसीलिए इसके तहत मंगल पांडे को ना फांसी दिया गया था, याद ध्यान रखिए। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है इसी के विद्रोह करने के लिए। अगला आपका 12 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा पील आयोग जो है ना, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ना भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है पील आयोग, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं हंटर कमीशन का, सुनिए हंटर कमीशन ना 2 बार आया था। पहला बार जो हंटर कमीशन का संबंध शिक्षा से, ध्यान रखिए, पहला बार शिक्षा से, और दूसरा बार अगर आता है तो ये किससे है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर हम साइमन कमीशन की बात करें तो देखिए साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, भारत में आया 1928 में। भारत में ना 2 बार आया, एक बार आया फरवरी में और एक बार आया आपका अक्टूबर में। फरवरी में आया तो काला झंडा दिखाया गया था, और अक्टूबर में आया तो इसका विरोध लाला लाजपत राय ने किए थे, और लाला लाजपत राय को सैंडर्स की लाठी लग जाने के कारण क्या होती है कि वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। और सैंडर्स की हत्या भगत सिंह करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र सीमा क्या थी। देखिए जब असेंबली में बम फेंके ना, भगत सिंह की उम्र सीमा महज 21 साल से थोड़ा ज्यादा था, ऐसा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उस समय भगत सिंह का उम्र कितना था, 13 वर्ष था। ये भी क्वेश्चन आए हुए, याद रखिएगा।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भगत सिंह का उम्र 13 वर्ष था। और ध्यान रखिएगा जब असेंबली में बम फेंका गया तो उस समय उम्र महज 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा था, ठीक है ना। और याद रखिए सैंडर्स की हत्या कब की थी? 1928 में। किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा भगत सिंह ने किया था। इसीलिए क्या हुआ था कि 3 लोगों को फांसी दिया गया था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या हुआ था? 23 मार्च, याद रखिएगा डेट, 23 मार्च 1931 को इन तीनों लोगों को क्या किया गया था? फांसी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? देखिए स्वदेशी और बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन, याद रखिए बंगाल विभाजन जब हुआ था ना, स्वदेशी एवं बहिष्कार मतलब कि दौरान, मतलब कि ये जो तरीके अपनाए गए थे। अगर हम बात करते हैं बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 19 जुलाई, याद रखिएगा 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि बंगाल विभाजन की घोषणा में ना एक आंदोलन चलाया गया, इसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन आता है स्वदेशी आंदोलन हुआ था 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ था। और बंगाल का विभाजन कब हो गया था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया था। ध्यान रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने क्या हुआ था कि बंगाल का विभाजन किया था, ये ध्यान रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन का रद्द हुआ था 1911 में। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की, 1906 में ईस्वी में मिंटो ने से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो शिष्टमंडल ने प्रार्थना ये की थी कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग 1908, याद रखिए 1908 का एक अमृतसर अधिवेशन में औपचारिक रूप से मांग किया गया था निर्वाचक मंडल के लिए मुसलमानों के लिए मिंटो के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। मिंटो से मांगा गया था। 6 नंबर है क्या कि निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? उनका नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1936 में ना, 1936 में जब आपका भारतीय किसान सभा हुआ तो उस समय क्या हुआ था? इन्होंने भाग लेते कांग्रेस, ये क्या थे? तो ये एक कांग्रेसी नेता थे प्रथम, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि अंतरिम, देखिए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना उस समय अंतरिम सरकार बनी थी 2 सितंबर, ये डेट याद रखिए 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार बनी थी। उस समय उस सरकार में इनको ना उपराष्ट्रपति का पद दिया गया था, ठीक है ना। एक 1960 में 1954 पहले याद रखिएगा 1954 में ना क्या हुआ था? पेंसिल समझौता था भारत और चीन के बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। और 1960 में सिंधु जल संधि हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के और इनके समय ही हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और WHO ने करवाया था ये सिंधु जल समझौता, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। 17वां क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध से हुआ है? तो ध्यान रखिए किससे हुआ? तो रॉलेट सत्याग्रह से हुआ है। रॉलेट सत्याग्रह की हम बात करते हैं तो देखिए रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था, अगर हम बात करते हैं क्या कि स्वदेशी सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। बारदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 में हुआ था, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, प्रथम व्यक्तिगत विनोबा भावे थे 1940 में हुआ था, 1940 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आता है कि गांधी का भारत में पहला राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह कौन था? ये रॉलेट सत्याग्रह। तो क्वेश्चन आता लिखिएगा कि गांधी का भारत में पहला राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह कौन है? तो रॉलेट सत्याग्रह है। अगला आपका 18 नंबर की, क्रिप्स के प्रस्तावों में वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हमें प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत के अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल वह वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। शब्द किसने कहा था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। देखिए सबसे ज्यादा कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे लंबे दिनों तक यही थे, 1939 से लेके 1945 तक ये रहे थे, भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा इनके बारे में, देखिएगा कि 1940 में ना एक रामगढ़, मतलब बिहार के रामगढ़ में क्या होता ना कि अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1940 में। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही किए थे 1940 में। अगला आपका 19 नंबर, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक है किंतु इंजन नहीं है? तो ये 1935 का जो अधिनियम है था, 1935 का अधिनियम में कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब चीज है लेकिन उसमें इंजन, मतलब ब्रेक है लेकिन उसमें इंजन रहित ब्रेक है। तो किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1935 के अधिनियम को कहा था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से एक पॉइंट्स में आपको बताएं, देखिए एक संघ लोक सेवा आयोग हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 1935 के अधिनियम। क्वेश्चन आता है कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1935 के अधिनियम के तहत, ये ध्यान रखिए। लेकिन क्वेश्चन आता है कि संघीय लोक सेवा, संघ अलग है और संघीय लोक सेवा अलग है।
संघीय लोक सेवा का गठन हुआ था 1926 में। कब हुआ था? 1926 में हुआ था। ली आयोग की सिफारिश पर, ली आयोग की सिफारिश पे संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, किसके? तो ली आयोग की सिफारिश पे हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखिएगा, 1919 का अधिनियम। देखिए 1919 का अधिनियम पता है क्या हुआ था? 1919 का अधिनियम ये हुआ था कि सिख और ईसाई में ना सांप्रदायिक निर्वाचन का आधार दिया गया था। सिख और ईसाई को और साथ में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था 1919 के अधिनियम से। क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या 1935 का अधिनियम से, तो आपको पता है कि 1934 का एक अधिनियम आया था। आरबीआई का गठन हुआ था 1934 के अधिनियम से और स्थापना हुआ था 1935 में। ठीक है ना। अगर हम बात करें फेडरल कोड बनाया जाएगा 1935 के अधिनियम से, ये भी ध्यान रखिएगा। अब पहला प्रांतीय चुनाव जो हुआ था 1937 में हुआ था, 1935 के अधिनियम से ही हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और 1909 को नमार्लेमेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या 1858 का अधिनियम, तो याद रखिएगा इसे शाही अधिनियम कहा जाता है। शाही अधिनियम, 1858 के अधिनियम को शाही अधिनियम कहा जाता है। तब ना अगर गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके ये कैनिंग, ये अगर हम बात करते हैं क्या वायसराय का पद लाया गया, क्या किसका? तो वायसराय का पद लाया गया, ये ध्यान रखिएगा। तब ना प्रथम वायसराय बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग को, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर के निम्न से कौन सा सही मतलब सही जोड़ी है? देखिए CR दास, पहला है आपका विनोबा भावे, द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह नहीं, विनोबा भावे ना प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे। अगर हम बात करते हैं कि CR दास ये देशबंधु कहा था, बिल्कुल आपका सही, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए विलियम बेडरवन, अगर हम बात करते हैं विलियम बेडरवन की, तो सुनिएगा जो विलियम बेडरवन थे ना, वो 1889 में और 1910 में क्या थे? अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखिएगा। मतलब वायसराय के पद पे थे विलियम बेडरवन। अगर हम बात करते हैं क्या कि 1907 के कांग्रेस सभापति, देखिएगा 1907 के कांग्रेस सभापति कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे, ये ध्यान रखें। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के 1907 में। अगर हम बात करते हैं क्या कि श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडियन हाउस के संस्थापक नहीं, पेरिस नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? लंदन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 21 नंबर के संविधान के 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला आपका 22 नंबर के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने का इजाजत दे सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 120 में क्लाउज 1 में कहा गया है कि अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य में उसकी मातृभाषा में बोलने का इजाजत दे सकता है। अनुच्छेद 110 की बात करते तो याद रखिएगा कि धन विधेयक की परिभाषा दिया गया अनुच्छेद 110 में। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर की भारतीय संविधान के भाग 4 के दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में निम्न से कौन सा एक सूचीबद्ध है? डीपीएसपी, भाग 4 में क्या है? तो डीपीएसपी राज्य के नीति निषेध तत्व के बारे में है। तो देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में बिल्कुल आपका सही है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में, ये भी आपका सही है। छोटे परिवार का मानदंड ये नहीं होगा और प्राथमिक स्तर मातृभाषा में शिक्षा ये नहीं होगा। देखिए प्राथमिक स्तर में मातृभाषा का शिक्षा ना अनुच्छेद किसमें कहा गया? तो अनुच्छेद याद रखिएगा अनुच्छेद 350 के क्लाउज 1 में कहा गया है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी गलत सही है, 1 और 2 आपका सही है, 3 4 गलत है। अगला 24 नंबर की भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख की गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में नहीं, तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, ये भी आपका सही है। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए ग्रहण करेंगे, ये भी आपका सही है। 1 2 आपका सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 नहीं बल्कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा कौन होगा? 1 और 2 आपका सही है, 3 आपका गलत हो जाएगा। 25 नंबर की लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? देखिए लोकसभा कार्यकाल पूरा होने से भंग कर जा सकते हैं प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, ये ध्यान रखिए। देखिए लोकसभा कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, स्वतः ये भंग हो सकती है और अस्थायी सदन होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला 26 नंबर की भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। देखिए राज्यों को विधायिका में क्या सम्मिलित है? राज्यपाल है, विधानसभा है, विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है वो सब इसमें शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल 4 इसमें सब। अगला 27 नंबर की पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली में, देखिए पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या आता है? तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा बीपीएससी ने इसका आंसर बताया है डी नंबर, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं आंसर बी बता रहा हूँ, बीपीएससी आंसर डी बताया। मैं कुछ सोच में इसका आंसर भी बता रहा हूँ, बहुत एनालिसिस किया हो तो मेरे को आंसर भी लगा, लेकिन ध्यान रखिएगा बीपीएससी इसका आंसर डी बता रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर की स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा एम शीतलवाड़। एम शीतलवाड़ जो थे ना वो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। अगर हम बात करते हैं कि विधि आयोग के, तो सुनिएगा 1833 का अधिनियम आया था। 1833 का प्रथम विधि आयोग का अधिनियम आया था, और सॉरी 1933 का अधिनियम आया था, और 1934 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था, मतलब पास हुआ था 1934 में। और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये एम एस शीतलवाड़ थे, ये ध्यान रखिए, जिसका गठन हुआ था 1955 में।
अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर की, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित में पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है। देखिए सोमेश्वर श्रेणी जो है ना शिवालिक श्रेणी का एक भाग है, और ध्यान रखिए सोमेश्वर श्रेणी ना बिहार के उत्तर पश्चिम हिस्से में है, बिहार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में है ये कौन सा सोमेश्वर श्रेणी। और याद रखिए सोमेश्वर श्रेणी की पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, तो याद रखिएगा किसका है, तो ये आपका हो जाएगा शिवालिक श्रेणी का जो है आपका सोमेश्वर पहाड़ी आपका हिस्सा है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर की, भारत में के निम्नलिखित भागों में से द्रवियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ होती है, तो दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में ना द्रवियन प्रजाति पाई जाती है दक्षिण भारत में। और ध्यान रखिएगा कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो टोंडा जनजाति। बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो टोंडा जनजाति है। 31 नंबर है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय प्रणाली की विशेषता है। प्रायद्वीपीय प्रणाली की विशेषता क्या है, तो प्रायद्वीपीय नदियां केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती है, बिल्कुल आपका सही है। ये नदियां युवा बलित पर्वतों से होकर बहती है और अभी भी युवावस्था में, तो आपका गलत हो जाएगा। इन नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र होते थे, ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला 32 नंबर की, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। देखिए जोग जलप्रपात आपके शरावती नदी पे बिल्कुल आपका सही है। कपिला जलप्रपात कावेरी नहीं, कपिला जलप्रपात में आपके नर्मदा नदी पे, याद रखिए कौन से, नर्मदा नदी पे है। और धुआंधार जलप्रपात भी कहाँ है, तो ये भी आपके नर्मदा नदी पे स्थित है, ध्यान रखिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन में से एक से अधिक, यानी कि बी और सी आपका गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर के, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर नवंबर में महीनों में भारी वर्षा होती है, तो कोरोमंडल तट पे। कोरोमंडल यानी कि तमिलनाडु तट पे क्या होता है ना कि अक्टूबर नवंबर में भारी वर्षा होती है। और याद रखिएगा कि कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटता हुआ मानसून कराता है, ठीक है ना। और गारो खांसी जयंतिया ये पहाड़ी क्या है, तो मेघालय में है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर की, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक समान घटना है। इस स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मैंगो सावर्स के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं ना कि ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में होता है, जो एक सामान्य घटना है, इसे ना मैंगो सावर्स कहते हैं, जो आम पकाने के लिए उतर रहे होता है। याद रखिएगा ब्लॉसम सावर्स से अगर हम याद कीजिएगा कि कॉफी के फूल को खिलने में कौन मदद करता है, तो ब्लॉसम सावर मदद करता है। 35 नंबर की, भारत के चावल का कटोरा क्षेत्र कहा जाता है, कृष्णा तो गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत के चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। लेकिन याद रखिए भारत का कटोरा, चावल का कटोरा कौन है, तो याद रखिए छत्तीसगढ़ जो राज्य है, छत्तीसगढ़ जो चावल का क्या है, कटोरा है, के नाम से प्रसिद्ध है। 36 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कथन सही पूछा जा रहा है, तो सही कौन सा है, तो देखिए पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ी में पाए जाते हैं, बिल्कुल आपका गलत है। देखिए अबरक जो है ना कोडरमा में पाया जाता है, यही आपका क्या है, सही है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो पेट्रोलियम भंडार है ना, पेट्रोलियम भंडार ये अपतटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं क्या कि कडप्पा से श्रृंखला जो है ना, ये आपके हीरे के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक खनिज के लिए प्रसिद्ध है, कडप्पा श्रृंखला। और हीरे के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो पन्ना की खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। और धारवाड़ चट्टान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खनिज के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 37 नंबर की, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता, तो आर्यभट्ट ने यह कहा था। आर्यभट्ट ने, ध्यान रखिए आर्यभट्ट ने कहा था कि पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं, आर्यभट्ट ने कहा था। 38 नंबर की, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है, तो निकेल और फेरम की प्रचुरता है। अगला 39 नंबर की, यूरोप में पेरिनेज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है, तो देखिए ये जो आपके यूरोप के जो पेरिनीज जो पर्वत श्रृंखला है ना, वो स्पेन को फ्रांस से अलग करती है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि इजराइल के उभयनिष्ठ सीमाएं कौन है, तो लेबानन, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र है, मिस्र, ये ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये कि इजराइल का उभयनिष्ठ सीमाएं कौन है, तो लेबानन, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ है। अगला आपका सुएज नहर जोड़ती है तो लाल सागर को भूमध्य सागर को, सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या काला सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है, तो वास्पोरस जल संधि, वास्पोरस, याद रखिएगा कि वास्पोरस जल संधि जो है ना काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। 42 नंबर की, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है, पीवी नरसिम्हा राव को भारत का आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है, पीवी नरसिम्हा राव को। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, याद रखिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किया जाता है। और याद रखिएगा राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी जारी करता है, कौन जारी करता है, तो एनएसओ, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, एनएसओ का फुल फॉर्म होता है, ये जारी करता है। 44 नंबर की, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जो होता है ना वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। अगला 45 नंबर की, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है, देखिए भारतमाला परियोजना से, तो भारतमाला परियोजना से संबंधित कौन है, तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए अब आपको याद ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि बंदरगाह का क्षेत्र ना ये सागरमाला परियोजना से संबंधित, सागरमाला, ठीक है ना, सागरमाला, सागर
सागर माला, याद रखिए सागर माला से संबंधित ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं याद कैसे करें, देखिए अगर हम भारतमाला की बात करते हैं, भारतमाला, भारत में लोग गाड़ी चलाते हैं, सड़क, भारत में गाड़ी चलाते तो उनको अच्छे के लिए उनको माला पहनाया जाएगा। क्या पहनाया जाएगा? माला। अच्छी गाड़ी से चलाएंगे तो उनको माला पहनाया जाएगा। तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए माला यानी कि भारत माला हो जाएगा। और बंदरगाह क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा? सागर माला। माला इसमें भी है, लेकिन याद रखिए भारत के लोग सड़क पर रोड चलाते हैं उनको माला पहनाया जाएगा, ऐसे याद रखिएगा। थोड़ा सा ट्रिक है, आप याद कर लीजिए ताकि आपको फायदा हो। कंफ्यूजन इसमें ना हो, बस इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दिया हूँ, मेरे मन में क्रिएट हुआ तो मैं सोचा आप लोगों को मैं बता दूं, ठीक है, याद रखिएगा। 46 नंबर की निम्नलिखित में से कौन से सही मेल है? देखिए विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में सही है। सुरक्षा फिर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव ये भी सही। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, ऑप्टिक में से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर की यदि धारिता की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा का पिंड का वजन क्या होगा? तो घट जाएगा, सिंपल सा कि घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि जब दिन में पानी के साबुन में फिल्म दिखाई देता है तो जब यह सुंदर रंग दिखाई देता तो इस घटना क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण, याद रखिएगा। प्रकाश के व्यतिकरण के क्या कारण क्या होता है? कि फिल्म दिखाई देता है साबुन में, याद रखिएगा, दिन के समय। अगला है 49 नंबर क्या कि मायोपिया वह बीमारी है जो इसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। मायोपिया में क्या देखिए मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। अब देखिए निकट दृष्टि में निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। तो याद रखिएगा कि निकट की हम बात करते हैं तो पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देख नहीं, मतलब यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, मतलब पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, नहीं पूछा जा रहा है तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा मायोपिया में, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। मतलब कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर का नहीं देगा। दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखाई देगा, निकट का नहीं दिखाई देता। ये ध्यान रखिएगा। जो रहता है ना, जो बीमारी रहता है वो वस्तु दिखाई देगा, अगला नहीं दिखाई देता, ये ध्यान रखिएगा। 50 नंबर की कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर क्या कर सकते हैं? आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, थोड़ा देर के लिए क्या गर्म हो सकता है। अगला 51 नंबर की गर्भ में भ्रूण के विकास में जानने के लिए निम्नलिखित में से किस तरंगों का उपयोग करते हैं? आप अल्ट्रासाउंड का नाम सुनेंगे, नहीं होता है कि अल्ट्रासाउंड करवाते थे। अल्ट्रासाउंड मतलब अल्ट्रा मतलब पराध्वनि, साउंड मतलब ध्वनि, और तरंगे हो जाएगा तो अल्ट्रा पराध्वनि तरंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अवरक्त किरणें, याद रखिएगा कि मांसपेशियों में जो थकान का उपचार करने के लिए अवरक्त किरण का प्रयोग करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है तो ये क्या कहलाता है? तो अपचयन कहलाता है, अपचयन। अगला 53 नंबर की वायु में थोड़ी सी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, यह धातु कौन है? तांबा। तांबा को थोड़ा देर के लिए आप धूप में रखेंगे ना, उसमें हरा हरा बेसिक जम, तो तांबा में। चांदी में क्या होता है? चांदी को धूप में रखने से ना काला हो जाता है, काली परत हो जाती है। और जासा को पता है कि लोहे में जो जंग लगता है इसको बजाने के लिए जासा का प्रयोग करते हैं। और निकल, याद रखिएगा निकल से लोहा, क्रोमियम और निकल स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। स्टेनलेस स्टील ना लोहा, क्रोमियम और निकल के बने होते हैं। 54 नंबर की पेट्रोल तथा डीजल में अधूरे जलने से उत्पन्न होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको पता है कार्बन अगर पूरा जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और आधा जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर गैस कहते हैं, दम घोटू भी गैस कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला 55 नंबर की कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, इसीलिए। अगला 56 नंबर के निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है? त्वचा। और शरीर का सबसे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। और सबसे बड़ा ग्रंथि कौन पूछे तो याद रखिए ग्रंथि लीवर हो जाएगा, सबसे बड़ा अंग कौन हो जाएगा? त्वचा। अगला 57 नंबर के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? इसको देखते हैं। अगर हम बात करते हैं स्कर्वी की, सुनिएगा, अगर हम बात करते हैं स्कर्वी तो देखिए स्कर्वी विटामिन सी कमी से होता है, आपका गलत है। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है? BCG का टीका लगता है, BCG का लगता है, ये ध्यान रखिएगा, TB, ठीक है ना। टिटनेस में TT का टीका लगता है, ये भी गलत है। मलेरिया में क्लोरोक्विन होती है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला 58 नंबर क्या है कि ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर के एक नाम है जो अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है और वो बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका कौन है? तो श्वेत रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका की बात करते हैं तो रक्त में O2 का परिवहन करता है, यही। प्लेटलेट्स का काम क्या है? तो रक्त में थक्का जमाने का काम करता है प्लेटलेट्स। और ध्यान रखिएगा O2 का संतुलन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। O2 का संतुलन हीमोग्लोबिन बनाए रखता है, ये ध्यान रखिएगा। 59 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ना, वो स्तन ग्रंथिया से क्या होता है? दूध का स्राव निकालने में मदद करता है। एड्रिनल हार्मोन को लड़ौरो हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये फीमेल हार्मोन है। थायरॉक्सिन ये आपको क्या है? तो थायराइड ग्रंथि में पाया, थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। अगला 60 नंबर की पाइन, कर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में है। बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। सभी क्या कहलाते थे? ये सभी अनावृति बीज कहलाते हैं, अनावृति बीज, ये ध्यान रखिएगा। 61 में कौन से ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी के रूप में कार्य? अग्नाशय ग्रंथि, ये ध्यान रखिए। अग्नाशय ग्रंथि जो है ना, वो याद रखिएगा कि दोनों ग्रंथि के रूप में कार्य करती है, ठीक है। इसका आकार होता है पत्ती नुमा और ये ड्यूडेनम इसका भाग होता है, ये ध्यान रखिएगा।
62 नंबर के डीएनए में डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। याद रखिएगा कि डीएनए का खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिशन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेडरिक मिशन ने डीएनए खोज किया था, लेकिन डबल हेलिक्स संरचना किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने किया था। 63 नंबर के कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते लेकिन वह मुड़ जाते, तो ये कार्टिलेज कहलाते। क्या कहलाते? कार्टिलेज। अगला 64 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा युक्त सही में लेते हैं? रेटिनॉल, जीरोएथिलीन आपका सही है। टोकोफेरॉल, बेरी टोकोफेरॉल ये गलत है, बेरी नहीं होगा। साइनोकोबाल्मिन रक्त लापता ये सही है। ऑर्गोफ्रेसिन रिकेट्स ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। 65 नंबर की मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े का रूप में मौजूद रहती है? तो कौन सी ग्रंथि? तो अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि जो रहती है ना, ये जोड़े के रूप में रहती है, जोड़े के रूप में। अगला आपका 66 नंबर, किसी गुणसूत्र में जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीन मानचित्रण कहलाते हैं, जीन मानचित्रण। अगला 67 नंबर के स्वामी सदानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, इसका नाम क्या था? हुंकार। अगला आपका 68 नंबर की बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो गया जी में। गया का नाम बदल के आपका गया जी हो गया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, गया जी में। और ध्यान रखिएगा, देखिए ये कांग्रेस का बिहार में नहीं, दूसरा अधिवेशन था। कौन सा? दूसरा। अगर हम बात करते बिहार में पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1912 में। देखिए पहला हुआ था 1912 में, दूसरा हुआ था 1922 में, और तीसरा हुआ था 1940 में। पहला अधिवेशन हुआ था पटना में, ध्यान रखिएगा। तो पटना में जो पाटलिपुत्र में पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा कि पटना में जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर.एन. मुधोलकर। याद रखिए कहाँ खोज किसने किया था? तो आर.एन. मुधोलकर ने किया। पटना में पहला अधिवेशन जो था 1912 में किए थे। गया में जो हुआ था 1922 में, उसमें सी.आर. दास ने, चित्तरंजन दास ने किए थे। और 1940 में जो रामगढ़ में हुआ था, 1940 में अब्दुल कलाम आजाद ने उसकी अध्यक्षता की थी। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। 69 नंबर की बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में प्रदान किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, 2006 में। अब देखिए कुछ मैथ से क्वेश्चन है, तो मैथ का मैं आंसर आपको बताता हूँ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5% हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 72 नंबर की, सुनिएगा, अगर हम 72 की बात करते हैं, 72 का हो जाएगा आपका 300 किलोमीटर हो जाएगा, 300 किलोमीटर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 73 73 का, तो 73 का हो जाएगा 11। 74 की अगर हम बात करते हैं तो 74 का हो जाएगा आपका पश्चिम दिशा हो जाएगा। 75 की अगर हम बात करते हैं 75 का हो जाएगा आपका 75 का क्या हो जाएगा? तो 24 मीटर हो जाएगा। और 76 का हो जाएगा आपका 17 मीटर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 77 का, तो 77 का हो जाएगा 2.25 रेशियो 1 हो जाएगा। 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 दिन हो जाएगा। और 79 का जो आंसर हो जाएगा आपका 19,965 हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं 80 में, तो प्रेम सागर के उल्लेख कौन है? देखिए प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो लल्लू लाल जो है प्रेम सागर के क्या है? तो उल्लेख है। अगर हम बात करते हैं कि मानस का हंस के लेखक कौन है? तो अमृतलाल नागर जो है वो मानस का हंस के लेखक है। अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद होता है अंतजोड़ निहित, ध्यान रखिए, अंतजोड़ निहित। अगला 83 नंबर, किस समास में दोनों पदों के बीच में उपमेय अथवा विशेष विशेष्य का संबंध होता था? कर्मधारय समास में। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन नाउन को चूज करना। द गर्ल अराइव्ड इन द स्टेट लास्ट वीक, द गर्ल क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। 85 नंबर की फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन, आई विल सी यू डैश 9 o'clock, एट 9 o'clock हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, अब देखिए यहाँ से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कौन सा राज्य मई 2025 में मध्य प्रदेश के साथ भारत के पहले अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियार में शामिल हो रहा है? तो राजस्थान जो है ना, मध्य प्रदेश के साथ पहले अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियार में शामिल हो गया है। क्या होता है? राजस्थान। मई 2025 में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद रत्न खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मई 2025 में बैडमिंटन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। 88 नंबर की कौन सा शहर भारत का पहला भिखारी मुक्त हो गया था? इंदौर। आपको पता है कि लगातार 7वीं बार जो स्वच्छता पे टॉप में इंदौर है, वाटर प्लस नीति इंदौर में लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा। 89 नंबर, किस संगठन के अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर विश्व नर्सिंग स्थिति रिपोर्ट जारी किया था? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्थापना 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था। 90 नंबर की वित्त वर्ष 2024 और अप्रैल 2025 के लिए कुल जीएसटी संग्रह की रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप पे है? तो महाराष्ट्र है, सबसे ज्यादा यहीं पे हुआ है। 91 नंबर की 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया? तो देखिए पद्म विभूषण तो दिया गया 7 लोगों को, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि पद्म विभूषण 7 को, पद्म भूषण दिया गया 19 लोग को, पद्म भूषण 19 लोग को। अगर हम बात करते हैं पद्मश्री 113 लोगों को, टोटल 139 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि 10 विदेशी को दिया गया है, मरणोपरांत 13 को दिया गया है, 23 महिलाओं को दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राज्यों के लिए प्रस्तावित कर हिस्सा कितना था? 40% है। 93 नंबर की फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 आंध्र प्रदेश के किस पक्षी अभ्यान में आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा इसका नाम है नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य। ये जो फ्लेमिंगो महोत्सव है आंध्र प्रदेश में नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है।
अगला आपका 94 नंबर, केन बेतवा लिंक शहर किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से क्या होगा? केन बेतवा लिंक शहर राष्ट्रीय उद्यान होकर गुजरेगी। अगर हम बात करते हैं 95 नंबर के, भारत में से पहले किन देशों ने सफलतापूर्वक सैटेलाइट डॉकिंग की थी? तो यूएस, रूस और चीन ने। 96 नंबर, केंद्रीय बजट के अनुसार अगले 5 वर्षों में कितने अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित किया गया? 50,000। 97 और केंद्रीय बजट 2025-26 में मतलब आकार कितना है? तो 50.65 लाख करोड़ रुपया है। 98 नंबर की, हाल ही में यूनेस्को ने भारत में किस शहर को वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया? तो इंदौर और उदयपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों। 99 नंबर, केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीआई द्वारा विकसित किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो देखिए याद रखिएगा, भारत पोल का किया, भारत पोल का। राइट आंसर हो जाएगा भारत पोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ये ध्यान रखिएगा। आज का हमारा लास्ट प्रश्न 100 नंबर की, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल पम्बन 2.0 का अनावरण कहां किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये आपका टेस्ट कंप्लीट होता है, टेस्ट नंबर 2। अभी 18 टेस्ट आपके बचे हुए हैं, तो आज का होमवर्क लिख लीजिएगा कल के लिए। करंट अफेयर्स पेज नंबर 1 से